हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज एक स्पेशल आर्टिकल करने वाले हैं संडे को। प्लेग इन द नीलगिरीज इसका टाइटल है। प्लेग आप समझते हैं ना, एक बीमारी का नाम होता है। अब इस आर्टिकल की खूबी ये है कि ये आर्टिकल आज से ठीक 100 साल पहले लिखा गया था, 1922 में, अंग्रेज़ों के ज़माने में। नीलगिरी आपको पड़ेगा, तमिलनाडु के अंदर एक शहर का नाम है नीलगिरीज, पहाड़ियों के आसपास का शहर है। अब हुआ क्या था, प्लेग आने की वजह से नीलगिरी में कैसे महामारी फैली और अंग्रेज उसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, इस छोटे से 15 मिनट के आर्टिकल में आप देखेंगे। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है, खूब सारे ग्रामर के, वोकैबुलरी के कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे। एक क्विज भी मैं आपके लिए बना के लाया हूँ, 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल को मन से पढ़ो, सभी क्वेश्चंस में से सही आंसर्स को चूज करने की कोशिश करो। क्लास के लास्ट में पूरे क्विज का मैं सोल्यूशन करवाता हूँ। आइए इस छोटी सी क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, क्लासेस लेट आ रही हैं, बीच बीच में ब्रेक भी आ रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे घर में एक हेल्थ इमरजेंसी चल रही है, फैमिली में एक फैमिली मेम्बर हॉस्पिटलाइज्ड है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम ब्रेक्स आएँ। कभी कभी आ जाता है और कभी कभी क्लास लेट हो जाती है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, है ना। मेरी तरफ से 100% एफर्ट्स डाल रहा हूँ मैं क्लासेस को कंटिन्यू रखने में। कह रहा है जी, प्लेग इन द नीलगिरीज। प्लेग मैंने आपको बता दिया, एक बीमारी का नाम है, चूहे से होती है जनरली, और भी कई जानवरों से होती है। इसमें क्या है, बहुत खतरनाक बीमारी है, ऐसा समझ लो आप। प्लेग में जान बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, आजकल ये बीमारी बहुत कम होती है। कह रहे जी, जो प्लेग नाम की बीमारी है ना, ये आ गई है नीलगिरीज इस डिस्ट्रिक्ट में, इस शहर में। अब ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है तमिलनाडु में, आज के कोयम्बटूर के पास। तो दिसंबर 2022 में, 1922 में आर्टिकल लिखा गया था। अब इस नीलगिरीज नाम के वर्ड पे नज़र डालना, इसके आगे लगा हुआ है द। आपको मैंने बहुत बार समझाया हुआ है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के आगे कभी भी द नहीं लगाते। जैसे जयपुर लिखा हो तो जयपुर के आगे कभी भी द नहीं आएगा। दिल्ली के आगे भी आप द नहीं देखेंगे कभी भी। कोलकाता के आगे, मुंबई के आगे, बेंगलुरु के आगे आप द नहीं देखेंगे। लेकिन फिर भी नीलगिरीज नाम के शहर के आगे हमने द को लगाया है। मैं आपको 5-7 सेकंड दूंगा, कोशिश करो कौन सा ग्रामर रूल यहां पे ट्रिगर हुआ है। चलो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सभी आप जानते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कभी भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस के आगे द नहीं लगाना। लेकिन ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशंस, ऐसी जगहों के नाम, ऐसे शहर, गली के या सिटी के या स्टेट के या कंट्रीज के नाम जिनके नाम में प्लूरलिटी हो, या तो उनके पीछे आ रहा हो एस, प्लूरल लग रहा हो नाम देखने में, या फिर उनके नाम में आ रहा हो यूनाइटेड, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस पीछे एस आ रहा है, नीदरलैंड्स पीछे एस लेता है, बहामास पीछे एस लेता है, नीलगिरीज पीछे एस लेता है। तो इस तरह के जो यूनाइटेड से शुरू होने वाले या फिर लास्ट में एस लेने वाले जो नाम हैं देशों के और शहरों के, उनके आगे हमेशा द को लगाया जाए। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? अच्छा, इसका एक्सटेंशन क्या है, कभी कभी आपको इमेजिनरी लोकेशंस मिलेंगी, ऐसी जगहें जो कि नक्शे पे नहीं है, जिनको इंसान ने सोच रखा है कि ये हैं। जैसे LOC है, दोनों बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर किसने बनाए हैं? बॉर्डर इंसान ने बनाए हैं, कोई जगह तो है नहीं बॉर्डर। तो LOC, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर होता है गोलार्ध, है ना, इक्वेटर, ग्रीनविच, ये सब जो रेखाएं हैं या जो लोकेशंस हैं, ये इमेजिनरी हैं, इंसान ने अपने दिमाग से सोची हुई हैं, नक्शे पे वास्तव में नहीं मिलेंगी, इनके आगे द लगेगा। कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं? चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं दो फटाफट से। द फ्रांस इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फ्रांस जो है वो लोकेटेड है, वो स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फ्रांस के आगे द आना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। फ्रांस एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इसके नाम में ना यूनाइटेड आता है, ना इसके पीछे एस आ रहा है, प्लूरलिटी आ रही है। तो फ्रांस के आगे का द यहां से देना पड़ेगा आपको, निकाल, है ना, फ्रांस लिखोगे। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, ये इंसान के लिए एक इमेजिनरी लोकेशन है, नक्शे पे नहीं मिलेगी। तो इस इमेजिनरी लोकेशन के आगे आपको लगाना पड़ेगा द। एप्लीकेशन समझ में आ गया इस रूल का? वैसे ही पॉपुलर ट्रॉपिकल बीचेस ऑफ फिलीपींस, बहामास एंड द हवाई फॉल ऑन इक्वेटर। बहुत ही पॉपुलर जो ट्रॉपिकल बीचेस हैं, ट्रॉपिकल मतलब जो बिल्कुल इक्वेटर के पास में है, जहां सारा साल जो है एक जैसा मौसम रहता है, ट्रॉपिक्स वाला, है ना। तो कह रहे ट्रॉपिकल जो बीचेस हैं फिलीपींस, बहामास और हवाई के, वो इक्वेटर पे यानी भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित हैं, फॉल करते हैं। भूमध्य रेखा एक इमेजिनरी लोकेशन है, इक्वेटर हो, ग्रीनविच हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, कर्क रेखा, मकर रेखा, सुना होगा आपने। इन सब के आगे सर आपको लगाना पड़ेगा द, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, फिलीपींस के आगे भी द आएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है सर, इसके पीछे आ रहा है एस, इसके पीछे आ रहा है
एस। और इसी तरीके से बहामास के आगे भी आपको द लगाना पड़ेगा क्योंकि बहामास के पीछे भी आ रहा है एस। लेकिन हवाई जो है ना, इसका द बिना बात का है, इसको यहां से दो निकाल। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने करवा के थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। टाइटल पैराग्राफ देख लो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, द वायलेंस ऑफ एन एंडेमिक एपिडेमिक इंक्रीजेस इन द कोल्ड सीजन एज हंड्रेड्स डाई ऑफ प्लेग दिस विंटर। कह रहा है जो वायलेंस है, वायलेंस का मतलब होता है हार्शनेस, हार्मफुलनेस। ये वर्ड बना है वायरस से, और वायरस क्या होता है, कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, वायरस तो पॉइजनस होता है। तो ये समझ लो आप, वायलेंस का मतलब है जहरीलापन या कड़ापन। कह रहा है जी जो जहरीलापन है ना, जो वायलेंस है या जो कड़ापन है किसी भी एपिडेमिक का। एपिडेमिक क्या होती है, छोटी पैंडेमिक। जब पैंडेमिक बनती है ना तो पहले वो एपिडेमिक बनती है, फिर वो पैंडेमिक बनती है। कह रहा है किसी छोटी सी महामारी की भी जो वायलेंस है ना, वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है कोल्ड के सीजन में, सर्दी के मौसम में। और कैसे, कह रहा है जैसे जैसे एज हंड्रेड जो हैं, सैकड़ों जो हैं, वो मरते हैं, डाई ऑफ करते हैं। और किससे, प्लेग नाम की बीमारी से, इस विंटर में, इस सर्दी में। तो आज से 100 साल पुराने न्यूज़पेपर ये लिख रहे थे कि सर्दी में प्लेग से बहुत लोग मर रहे हैं। देख करके लग रहा है कि सर्दी में प्लेग बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसकी वायलेंस, इसकी जो है फैलने की रफ्तार या जहरीलापन जो है बहुत बढ़ गया है। कुछ याद आ रहा है ना, कोरोना जैसी बातें से कोरोना में हो रही थी, वैसी बातें 100 साल पहले भी हो रही थी। वायलेंस आपका सब्जेक्ट है, इंक्रीज इसकी वर्ब है, हंड्रेड्स आपका सब्जेक्ट है, डाई इसकी वर्ब है। एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ फटाफट करवाएंगे। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, डाई के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। देखो डाई के बाद में कभी कभी आपके सामने लगा होगा ऑफ, कभी लगा होगा फ्रॉम, और कभी लगा होगा इन। आपको चूज करना है सही प्रीपोजिशन को। तो इसका तरीका ये, अगर किसी इंसान की मौत होती है किसी डायरेक्ट कोज से, किसी बीमारी से, जैसे कि कैंसर है या कोई भी बीमारी हो सकती है ना, जैसे HIV है, एड्स है, ये भी एक बीमारी है, कोविड-19 ये भी बीमारी है, टिटनस है ये भी बीमारी है, पीलिया जॉन्डिस ये भी बीमारी है। एकदम सेट पैटर्न में कोई बीमारी से अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो आप ऑफ लगा के डाई के बाद में बताते हैं उस बीमारी को। लेकिन अगर किसी इनडायरेक्ट कोज से किसी आदमी की मौत हो जाए, जैसे किसी आदमी की मौत हो गई हार्ट के अटैक से, हार्ट अटैक से। अब हार्ट अटैक कोई बीमारी तो है नहीं, बीमारी है क्या कोई हार्ट अटैक? हार्ट अटैक एक कंडीशन है। जैसे किसी की भूख से मौत हो जाए, हंगर से, जैसे किसी की फायर से मौत हो जाए, आग में जलने से। तो आग में जलना कोई बीमारी थोड़े ना है, भूख लगना कोई बीमारी थोड़े ना है। तो इनडायरेक्ट कोज या कंडीशन से किसी की डेथ हो तो आप लगाएंगे फ्रॉम। अच्छा, इन भी लगेगा डाई के बाद में। अगर किसी इवेंट में किसी की डेथ हो जाए, अर्थक्वेक में हो गई, सुनामी में हो गई, एक्सीडेंट में हो गई, आ रही ना बात समझ में, किसी घटना में अगर किसी की मौत हो जाए एक्सीडेंट में, तो इन लगेगा। कॉन्सेप्ट इजी है, मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। अब 3 क्वेश्चंस देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फेमस म्यूजिशियन एंड डांसर माइकल जैक्सन डाइड ऑफ एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस। फेमस म्यूजिशियन और डांसर था माइकल जैक्सन, उसकी मौत हुई बहुत बड़ी मानसिक स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से। अब क्या तनाव कोई बीमारी है क्या? कुछ लोग बोलेंगे सर तनाव बीमारी है। नहीं सर, बीमारी नहीं है। अगर ये बीमारी है तो इसका कुछ नाम होगा, स्पेशल नेम होगा, साइंटिफिक नेम, जॉइंटिस, HIV, कोविड-19, समझ लो। तनाव एक कंडीशन है, एक इनडायरेक्ट कोज है। तो यहाँ पे ऑफ जो है ना, इससे सूटेबल होगा यहाँ पे फ्रॉम। समझ में आ गई बात? ही डाइड फ्रॉम एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस। वैसे ही 3000 पीपल हैव डाइड फ्रॉम कोविड-19 सिंस द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक। 3000 लोग मर चुके हैं कोविड-19 से, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुई, सिंस द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक। अब मुझे बताओ, कोविड-19 बीमारी है या नहीं? इसका तो नाम ही बीमारी है, डिसीज इसके नाम में आ रहा है ना, नोवल कोरोना वायरस डिसीज इसको बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे ऑफ नहीं, यहाँ पे फ्रॉम नहीं, ऑफ आएगा, डिसीज आ चुकी है, ये सही जो है वर्ड यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा फ्रॉम। चलो, मिलियंस लॉस्ट देयर लाइफ, लाइव्स लिख दो यहाँ पे, लाइव्स फ्रॉम द डेडली अर्थक्वेक एंड ए कॉन्सिक्वेंट सुनामी। मिलियंस ने, दसियों लाख लोगों ने अपनी लाइफ को खोया, मर गए वो डेडली अर्थक्वेक की वजह से, मारक भूकंप की वजह से, और उसके परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंट आने वाली सुनामी की वजह से। सुनामी, भूकंप क्या बीमारी है, क्या कंडीशन है? नहीं सर, ये तो एक इवेंट है, एक घटना है। तो फ्रॉम की जगह यहाँ लगा दो। चलिए, पूरे लॉजिक से समझ चुके हो, अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की सारी वोकैब आपको मैं दिखा देता हूँ। छोटा सा आर्टिकल है लेकिन बड़ा छोटा पैकेट, बड़ा धमाका है ना। वोकैब भी ज़्यादा नहीं है इसकी, लेकिन ग्रामर खूब है इसमें। जल्दी से वोकैब देखेंगे। जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है।
अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा ज़रूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस क्लरिकल और पीओ प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। ऑलराइट, 4 ही वर्ड्स अपने पास वोकैब के आज, एक पुराना है और 3 नए हैं। वायरुलेंट मैंने आपको बता दिया, ये वर्ड बना है वायरस से, और वायरस तो अपने आप में जहरीला होता है इसीलिए वो वायरस है ना, नहीं तो उसका नाम कुछ और रख देते। एक्सट्रीमली पॉइजनस को, जहरीली चीज़ को बोलते हैं वायरुलेंट, या बहुत ही कड़ी हो जो हार्श हो वो भी आपके लिए वायरुलेंट होती है। चाइना इज़ अ वायरुलेंट क्रिटिक ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस ऑन ईरान। चाइना एक कड़ा क्रिटिक है, कड़ा आलोचक है, वायरुलेंट क्रिटिक है अमेरिका के सैंक्शंस का, अमेरिका के प्रतिबंधों का जो लगे हैं ईरान पे। तो इस तरीके से वेरी हार्श के लिए भी वायरुलेंट यूज़ हो जाता है। और वैसे अ वेरी वायरुलेंट फॉर्म ऑफ द डिसीज़ हैज़ अपीयर्ड इन अफ्रीका। एक बहुत ही जहरीला रूप जो है इस डिसीज़ का वो अपीयर हुआ है अफ्रीका नाम के कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। परनीशियस, मलिग्नेंट, टॉक्सिक, नॉक्शियस, वेनमस, हॉस्टाइल, सब इसके सिनोनिम्स हैं। आज इसके नाउन फॉर्म को देखेंगे वायरुलेंस को। वायरुलेंस का मतलब है किसी चीज़ का जहरीलापन, जहरीलापन। ये तो हो गया जहरीला एडजेक्टिव, जहरीलापन बन गया नाउन। चलिए अगला नया वर्ड है विजिटेशन। विजिटेशन वर्ड में क्या आ रहा है सर? विजिट। और विजिट का मतलब क्या होता है? कहीं का दौरा, दौरा करके आते हैं ना, कहीं घूम फिर के आते हैं, ऑफिशियली या अनऑफिशियली। तो वहीं से इस वर्ड को बनाया गया है। अब इसके मीनिंग भी दो हैं। एक, ऑफिशियल विजिट को भी विजिटेशन बोलते हैं, और अगर कोई अप्रिय घटना या कोई डिजास्टर अगर वो विजिट करे आपको तो वो भी उसका विजिटेशन कहलाएगा। मान लीजिए सुनामी आ गई आपके शहर में, तो आप बोलेंगे कि सुनामी का विजिटेशन हुआ है हमारे शहर में। गलत घटना के विजिट करने को, आपकी तरफ आने को भी विजिटेशन कहते हैं। और मान लीजिए आपके घर पे सरकार की तरफ से कोई आया बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाने, तो सरकारी अफसर का या सरकारी उस क्लर्क का आपके घर पे विजिटेशन हुआ। दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट सर्वेयर्स कंडक्ट हाउस टू हाउस विजिटेशन टू प्रिपेयर सेंसस डेटाबेस। गवर्नमेंट सर्वेयर्स जो हैं, सरकार के जो सर्वे करने वाले हैं, वो घर घर जाके हाउस टू हाउस विजिटेशन को कंडक्ट करते हैं, ऑफिशियल विजिट को कंडक्ट करते हैं, ताकि जनगणना के यानी कि सेंसस के डेटाबेस को तैयार किया जा सके। ट्रिब्यूलेशन इसका सिनोनिम है विजिटेशन का। आज इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। आज नया वर्ड है। अगला अपने पास वर्ड है सकम्ब। सकम्ब का मतलब होता है या तो मर जाना किसी चीज़ की वजह से, या किसी चीज़ के सामने घुटने टेक देना। ठीक है, घुटना टेक देना। फॉल विक्टिम टू समथिंग, किसी चीज़ का के विक्टिम बन जाना, शिकार बन जाना, या किसी चीज़ के सामने सरेंडर कर देना। पीपल सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ सिटी लाइफ एंड लीव देयर विलेजेस। लोग जो हैं घुटने टेक देते हैं उस आकर्षण के सामने, टेम्पटेशन के सामने जो है शहरी जीवन का, सिटी लाइफ का, और छोड़ देते हैं अपने गाँवों को, लीव देयर विलेजेस। तो किसी भी चीज़ के सामने सरेंडर करने को सकम करना बोलते हैं, और टू लगा के बताया जाता है जिस भी चीज़ के सामने आप सरेंडर कर रहे हैं। अब देखो इसका खास मीनिंग है डेथ। अगर आप सकम टू योर इंजरीज हो रहे हैं तो उस इंसान की इंजरीज की वजह से मौत हो रही है ना। सरेंडर वैसे कर दिया तब भी सकम, और अपनी जान सरेंडर कर दी किसी चीज़ की वजह से डेथ हो गई तो भी सकम। चलिए लास्ट वर्ड है आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत, लेकिन बहुत ही जो है वायलेंट फॉर्म में। जैसे अचानक से दंगे भड़क जाएं, कहीं राइट्स हो जाएं, जैसे कहीं पे वॉर भड़क जाए फटाफट से, जैसे कहीं पे पैंडमिक आ जाए, महामारी फैल जाए। ऐसी चीज़ों के बिगनिंग को, फैलाव को बोलते हैं आउटब्रेक। आउटब्रेक ऑफ द राइट्स, आउटब्रेक ऑफ ए वॉर, आउटब्रेक ऑफ अ पैंडमिक। समझ रहे हो ना किस सेंस में यूज हो रहा है आउटब्रेक? अ कॉलेरा आउटब्रेक हैज अकर्ड इन द सिटी। एक कॉलेरा का जो आउटब्रेक है, कॉलेरा का मतलब होता है हैजा। हैजा का जो शुरुआत है वो हो चुका है, अकर हो चुका है शहर में, सिटी में। इरप्शन भी बोल सकते हैं आउटब्रेक को। इसकी फिजल वो होती है ब्रेकआउट, किसी चीज़ की अचानक से शुरुआत होना, वो फॉर्म में। 4 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, किस बारे में लिखा हो आपको पता लगे। आज से ठीक 100 साल पहले तमिलनाडु के नीलगिरीज नाम के डिस्ट्रिक्ट में फैल गया था प्लेग, जो कि होती है चूहों से होने वाली बीमारी। गरीब देश था, अंग्रेजों का गुलाम था। इस आर्टिकल में बताया गया कैसे अंग्रेज भी इस बीमारी के सामने घुटने टेक बैठे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लोगों को मरने से बचाया जा सके।
अमेरिका से फौजें बुलाई जा रही थी लोगों को हेल्प करने के लिए, है ना, अंग्रेजों की। लेकिन इस बीमारी में ज़्यादातर लोगों की मौत हो रही थी। 60-70% लोग जिनको बीमारी हो रही थी उनकी डेथ हो जा रही थी। छोटा सा आर्टिकल है, रिपोर्टिंग टोन में लिखा हुआ है, रिपोर्ट कर रहा है आपको जो है सारी डेवलपमेंट्स को। चलिए अब शुरू करते हैं। कह रहा है जी, मेजर रसेल कॉमा IMS डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हैज़ अराइव्ड हियर एट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉज of annual visitation of plague in the Nilgiris and to take steps to prevent the same। कह रहे जी मेजर रसल हैं। मेजर तो समझ गए आप, आर्मी पर्सन है, जो IMS डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी हैं। अंग्रेजों के ज़माने में कोई भी सरकारी संस्था होगी जो अंग्रेजों की, उसके जो हेड होते थे वो ज़्यादातर क्या होते थे, कोई मेजर है, कोई कर्नल है, कोई लेफ्टिनेंट है ना। तो कह रहे जो मेजर रसल है, जो इस पब्लिक हेल्थ की संस्था का जो डायरेक्टर भी है, कह रहा है वो अराइव कर चुका है। और कहाँ पे, यहाँ। अब जहाँ भी है वो बता देंगे आपको, हेयर। और कैसे आया भाई, सरकार के ऑर्डर पे आया है, एट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा क्यों आया भाई, ये आया है इन्वेस्टिगेट करने, टू इन्वेस्टिगेट लगा के बता रहा है कि इनके आने का पर्पस। ये आए हैं जांच करने, और किस चीज़ में, इनटू लगा के बता रहा है, उस कॉज में, उस कारण में जो है एनुअल विजिटेशन का, हर साल होने वाली अक्रेंस का। विजिटेशन मतलब किसी बुरी अप्रिय घटना का जो है अकर होना, टेक प्लेस करना। तो हर साल होने वाले विजिटेशन का, और ये विजिटेशन है प्लेग का, प्लेग नाम की बीमारी का, नीलगिरी नाम के शहर में, इन द नीलगिरीज। अच्छा एक और रीजन है इनके आने का, एक तो ये इन्वेस्टिगेट इनटू करेंगे, दूसरा ये कदम उठाएंगे, टेक स्टेप्स करेंगे ताकि रोका जा सके इसी चीज को, प्रिवेंट द सेम बता रहा है। प्लेग जो है ना हर साल फैलता है, उसी की बात कर रहा है। सेंटेंस समझ में आया नहीं आया। मेजर रसल, इसकी वर्ब है हैज अराइव्ड। विजिटेशन का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, गलत घटना का, या फिर एक सरकारी विजिट किसी भी सरकारी जो है अधिकारी की या किसी सरकारी कर्मचारी की, है ना। नीलगिरीज के आगे द लगेगा, आपको बता दिया मैंने, पीछे एस आ रहा है। फिलीपींस, बहामास, नीलगिरीज, नेदरलैंड्स, है ना, ऐसी हर कंट्री अपने पीछे एस को लेती है। अब देखो इस सेंटेंस में एक एरर है, अगर आप ढूंढ सको तो ठीक है, नहीं तो आगे वाला सेंटेंस जब करवाऊंगा वहां पे ये एरर जो है कवर हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे कह रहा है जी, अ ड्राफ्ट ऑफ 130 मैन फॉर द 1st बटालियन सफोल्क रेजिमेंट विल रीच एट द नीलगिरीज फ्रॉम इंग्लैंड टुडे। करेक्ट ड्राफ्ट आएगा 130 मैन का। ड्राफ्ट का मतलब होता है दल, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ड्राफ्ट किया जाए, भेजा जा सके। तो ऐसा समझ लो एक जो ना ग्रुप आएगा, जो ड्राफ्टेड ग्रुप है, भेजा जा चुका है 130 बंदों का। और किसके लिए आएगा, 1st बटालियन सफोक रेजिमेंट के लिए आएगा, जो शायद नीलगिरी में तैनात होगी, है ना, ये रेजिमेंट। कह रहा है ये रीच कर देगा, ये पहुंच जाएगा नीलगिरीज नाम के शहर में। और कहाँ से, इंग्लैंड से। और कब पहुंचेगा, आज ही पहुंचेगा जो है टुडे। समझ में आ गया सेंटेंस। ड्राफ्ट की वर्ब है विल रीच। अब देखो ऊपर वाले सेंटेंस में एक एरर रखी थी, यहां से यहां तक वाले में, और नीचे वाले सेंटेंस में भी एक एरर रखी है, यहां से यहां तक वाले में। जिनको आ गई पकड़ में वो डाल दो कमेंट्स में, और जिनको नहीं आई वो अब सीख लो। बता दूं, चलो। बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अंग्रेजी में कुछ वर्ब्स एक दूसरे की पर्यायवाची हैं, सिनोनिमस हैं। जैसे एक यूज कर लिया, दूसरी यूज कर ली, एक ही बात है। लेकिन उनमें फर्क क्या है, फर्क है प्रेपोजिशन का। अराइव और रीच का मतलब एक ही है, कहीं पे पहुंचना। लुक और सीक का मतलब ये है किसी चीज को पाने की या देखने की कोशिश करना, ढूंढने की कोशिश करना। वेट और अवेट दोनों का मतलब है किसी चीज का इंतजार करना। डिमांड और रिक्वेस्ट भी एक ही जैसी चीज है, और वैसे ही ऑब्जेक्ट और अपोज भी एक जैसी चीजें हैं। अब देखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन अराइव के बाद में एट लगेगा, लुक के बाद में फोर लगेगा, रीच के साथ में एट नहीं आएगा। आ रही ना बात समझ में। जैसे द ट्रेन हैज रीच्ड एट इट्स डेस्टिनेशन, ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे रीच के बाद में एट जो है गलत है, या तो इस एट को निकाल दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। रीच के बाद में नो प्रेपोजिशन। और अगर मान लो रखना है तो रीच मत लिखो, फिर आप यहाँ लिखो अराइव्ड। बात आ गई समझ में। अराइव के साथ में एट, रीच के साथ में नो प्रेपोजिशन, दोनों का मीनिंग सेम है। पॉलिटिशियंस मेक प्रोमिसेस एंड सीक फॉर द सपोर्ट ऑफ देयर वोटर्स। पॉलिटिशियंस प्रॉमिस करते हैं, वादे करते हैं और पाने की कोशिश करते हैं, सीक फॉर करते हैं सपोर्ट को अपने वोटर्स के। अब ये बताओ सीक के बाद में फोर आता है क्या? नहीं सर। या तो यहां लगा दो लुक फॉर, है ना, लगा रहने दो फोर को, और या फिर सीक के बाद वाला फोर जो है निकाल दो। बस यही कॉन्सेप्ट है ना। वैसे ही फैक्ट्री वर्कर्स आर अपोजिंग टू अ वेज कट। फैक्ट्री वर्कर्स जो है अपोज कर रही हैं एक वेज में कट को, एक तनख्वाह में कटौती को। अपोज के बाद में टू नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में टू आता है, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन अगर रखना है तो या तो टू को रख दो, अपोज को रख, टू को निकाल के अपोज को रख दो, या फिर टू को रख के अपोज को बदल दो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिंग टू।
ऑब्जेक्टिंग टू। अगर इस फॉर्मूला को लगाया जाए तो इन्वेस्टिगेट के बारे में इंटू नहीं आएगा, लुक इनटू मतलब किसी चीज को जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट के बाद में इंटू नहीं आएगा, है ना, और अराइव के बाद में ऐट आएगा, रीच के बाद में ऐट नहीं आएगा। तो यहाँ पे वही दो गलतियां हुई हैं, देख रहे हो, रीच के बाद में ऐट लगा हुआ है, ये गलत है, और इन्वेस्टिगेट के बाद में इंटू लगा हुआ है, ये भी गलत है। चलो इसका प्यारा सा साफ साफ सा स्क्रीनशॉट ले लो, ये कॉन्सेप्ट आपको हर एग्जाम में मिलेगा, एक आधा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। बढ़े आगे, चलो कुछ लोग ये पूछ रहे होंगे सर यहाँ अराइव के बाद में ऐड क्यों नहीं आया। देखो हियर एक एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन की क्या जरूरत है, ये खुद ही अपने आप में उस जगह को बता रही है जहाँ पे कोई पहुंचा है। अगर अराइव के बाद में दिल्ली लिखा होता, पौंडीचेरी लिखा होता, नीलगिरीज लिखा होता तो ऐट लग जाता, लेकिन हियर का मतलब ये होता है कि जो जगह है ना उस जगह की आपने बात कर दी, ऐट लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप बोलते हो कम हियर, ना कि कम ऐट हियर, है ना, आप ऐसा बोलते हो ना कम हियर। चलो जी आ जाओ नेक्स्ट जो है पैराग्राफ पे। आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन दिस टाउन एट प्रेजेंट सीम्स टू बी अंडर नो मैंस कंट्रोल। कह रहे जो आउटब्रेक है, जो फैलाव है, सडन आउटब्रेक मतलब सडन स्प्रेड, और किसका, प्लेग का, इस शहर में आज के डेट में एट प्रेजेंट दिखाई देता है होता हुआ किसी भी आदमी के कंट्रोल में नहीं, किसी भी आदमी के बस में नहीं। आउटब्रेक की वर्ब है, क्या वर्ब है, सीम्स। आउटब्रेक का मतलब है फैलाव। कह रहे इन जुलाई द फर्स्ट केस वॉज रिकॉर्डेड एंड ऑगस्ट 31 31 पर्सन फेल विक्टिम्स आउट ऑफ 53 पर्सन हु कॉन्ट्रैक्टेड दिस एपिडेमिक। कह रहे जुलाई में ना, जुलाई के महीने में पहला केस रिकॉर्ड किया गया था इस महामारी का, और अगस्त 31 को ये जो है रिकॉर्ड होने का काम हुआ था, है ना, अगस्त 31 को कुछ और हुआ, और क्या हुआ, 31 पर्सन मारे गए, फेल विक्टिम हो गए। फेल विक्टिम होना मतलब किसी चीज़ का शिकार होना, मर जाना। और किस में से, 53 लोगों में से जिन्होंने इस डिसीज़ को कॉन्ट्रैक्ट किया, जिन्होंने इस बीमारी को, जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड हुए। कॉन्ट्रैक्ट अ डिसीज़ का मतलब है किसी बीमारी को पा लेना। अगर कोई बॉडी में आपकी बीमारी आ गई है तो आप बोल सकते हो आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड अ फ्लू, आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड अ डिसीज। समझ में आ गया सेंटेंस। केस की वर्ब है वॉज रिकॉर्डेड पैसिव वॉइस में, पर्सन्स की वर्ब है फेल विक्टिम जिसका मतलब होता है शिकार हो जाना या मारे जाना, हु की वर्ब है कॉन्ट्रैक्टेड। एक कॉन्सेप्ट आपको करवाते हैं यहाँ पे, इन और ऑन का दो प्रेपोजिशंस हैं। देखो वक्त बताने के लिए जब भी प्रेपोजिशन यूज होंगी, कौन सी घटना कब हुई, तो मंथ, ईयर और वीक के साथ में आएगा इन जुलाई, इन 2022 या इन लास्ट वीक, है ना। और ऑन आएगा डे और डेट के लिए, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन 31 जुलाई। आ गई बात समझ में। इन आएगा महीने, ईयर या वीक के लिए, ऑन आएगा दिन या वार के लिए, जिस भी दिन या वार पे कोई घटना काम हुआ है। जेके रोलिंग रोट हर फर्स्ट नॉवेल ऑन 1985। जेके रोलिंग ने अपनी पहली नॉवल को लिखा था 1985वें साल में। ईयर आ गया भाई, इन आएगा, ऑन की जरूरत नहीं है। द एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस एट 20 जनवरी। एग्जामिनेशन जो है 20 तारीख को होगा, एग्जाम जो है 20 तारीख को होने वाला है। तो 20 तारीख जो है 20 जुलाई एक दिन है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एट नहीं आ सकता, यहाँ आएगा ऑन। अच्छा एक और चीज़ है, मान लीजिए एग्जाम जो है 20 जुलाई से शुरू होने वाले हैं, तो उस केस में यहाँ फ्रॉम भी आ सकता है। जब भी आप ऐसा बोलते हो ना 20 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो विल टेक प्लेस फ्रॉम या विल स्टार्ट फ्रॉम या बिगिन फ्रॉम या कमेंस फ्रॉम 20 जनवरी। उस केस में फिर ये मत बोलना सर यहाँ पे ऑन क्यों नहीं लगा, आपने बताया था दिन से पहले ऑन आता है। फ्रॉम लगा के वो ये बता रहा है भाई इसी दिन नहीं होगा, आगे भी चलेगा कई दिन तक। फ्रॉम का मतलब ये है कि यहाँ से शुरू हो रहे हैं, आगे भी चलते जाएंगे। चीज़ों की बारीकियों को पकड़ना आपका काम है, रट्टू तोता नहीं बनना है किसी को भी। चलो और आगे बढ़ो। कह रहा है जी सेप्टेम्बर टोल्स वर 3 times more than August, as many as 91 deaths were recorded from amongst 131 people या persons infected। कह रहे सितंबर के जो आंकड़े थे, टोल का मतलब होता है मौत के आंकड़े, ठीक है, काउंट बोल सकते हो, नंबर बोल सकते हो, वैसे डेथ काउंट के लिए टोल को यूज किया जाता है इस वर्ड को। कह रहे सितंबर के जो मौत के आंकड़े थे ना वो 3 गुना थे, और किसके, जुलाई जो है अगस्त के आंकड़ों से 3 times more than अगस्त। और क्या हुआ वहां पे, कह रहे जी लगभग या एज मैनी एज 91 डेथ्स जो है रिकॉर्ड की गई थी, और किन में से, फ्रॉम लगा के बता रहा है, उन 131 एमंगस्ट 131 पर्सन में से जो इन्फेक्टेड हुए थे, जिन्होंने डिसीज को कॉन्ट्रैक्ट किया था। चलिए टोल्स की वर्ब है वर, टोल का मतलब है मौत के आंकड़े या डेथ काउंट, डेथ्स की वर्ब है वर रिकॉर्डेड, पर्सन्स की वर्ब है इन्फेक्टेड। सेंटेंस टेक्निकली गलत है, जानबूझ के एक एरर की हुई है। ये सारी एरर्स जो आप देख रहे हो ना मैंने की है, ये मत सोचना कि उस समय का कोई एडिटर बावला था, उसने यहाँ पे इंटू लगा दिया, यहाँ एट लगा दिया। जानबूझ करके लगा के लाया हूँ ताकि आप एरर्स को पकड़ पाएँ, है ना। इसमें भी एक एरर ये है, एरर ऐसी है कि जो सितंबर के आंकड़े थे ना वो 3 गुना अगस्त से नहीं थे, वो 3 गुना ज़्यादा थे, मोर देन दोज ऑफ अगस्त। टोल को टोल से कंपेयर करना है,
सितंबर की मौत का आंकड़ा अगस्त से 3 गुना नहीं था, अगस्त की मौत के आंकड़े से था। तो यहाँ भी टोल लिखेंगे, और टोल को दूसरी बार ना लिखना हो इसलिए यहाँ पे दोज लिखेंगे, 3 टाइम्स मोर देन दोज ऑफ अगस्त। ठीक है ना, तो दैट और दोज वाली एरर यहाँ पे फंसी हुई है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी द थ्योरी दैट द वायलेंस ऑफ दिस पैंडमिक इंक्रीज इन कोल्ड सीजन इज एम्पली प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट इन नवंबर देयर वर 266 फ्रेश इन्फेक्शंस। कह रहे जी जो थ्योरी है, ये जो बात है कि जो वायलेंस है, वायलेंस का मतलब होता है कितनी कोई चीज़ जितनी जहरीली है, कितनी असरदार है, कोई महामारी के लिए खासकर वर्ड यूज़ होगा। कह रहे जो थ्योरी है ना कि जहरीलापन जो है इस पैंडमिक का वो इंक्रीज होता है कोल्ड के सीजन में, सर्दी के मौसम में। कह रहे ये थ्योरी जो है ना अपने आप में ये एम्पली प्रूव्ड है, ये अच्छे तरीके से प्रूव हो गई है इस फैक्ट के द्वारा, दैट वो ये कि नवंबर के महीने में 266 फ्रेश इन्फेक्शन हुए थे। कह रहा है आउट ऑफ विच 125 सकम्ब्ड, जिनमें से 125 जो है उन्होंने अपनी जान दे दी, 125 लोगों की डेथ हो गई। सकम मैंने आपको बता दिया, सकम का मतलब होता है किसी चीज़ के सामने सरेंडर करना या किसी चीज़ से किसी की मौत हो जाना, तो यहाँ पे मौत होने की बात हो रही है। एम्पली का मतलब होता है पर्याप्त तौर पे, प्लेंटीफुली या एक्सटेंसिवली, बहुत बड़ी मात्रा में। एम्पल से एम्पली बनाया गया एडवर्ब है ना, एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा, एम्पली मतलब बहुत ज़्यादा तौर पे। थ्योरी की वर्ब है इज प्रूव्ड, वायलेंस की वर्ब है इंक्रीजेस, इन्फेक्शंस की वर्ब है वर, 125 की वर्ब है सकम्ड। कह रहे जी इन द करंट मंथ 117 पर्सन्स हैव डाइड ऑफ दिस डायर डिसीज। कह रहे चालू मंथ में ना 117 लोग मर चुके हैं, डाई कर चुके हैं, और किससे? इस डायर डिसीज से। डायर का मतलब है वेरी डेंजरस, ऐसी चीज़ जो आपको खतरे में डाल दे वो आपके लिए डायर होगी। तो इस खतरे वाली बीमारी से 117 लोगों की मौत हो चुकी है। डाई के बाद ऑफ लगा है क्योंकि डिसीज आ चुकी है, डिसीज एक बीमारी है, मतलब डिसीज बीमारी की बात हो रही है ना, डिसीज तो होता ही मतलब बीमारी, इसलिए ऑफ लगा है। अगर कोई कंडीशन से हुई होती मौत, भूख से, प्यास से, गर्मी से, है ना, हार्ट अटैक से, तो उस केस में ऑफ की जगह फ्रॉम लगाते। कह रहे टोटल डेथ्स फ्रॉम प्लेग सिंस द कमेंसमेंट इज 949 इन्फेक्शंस एंड 67 डेथ्स। कह रहे जो टोटल डेथ है प्लेग से जब से कमेंसमेंट हुआ है, सिंस द कमेंसमेंट, वो कितना है जी? वो है लगभग 1949 इन्फेक्शंस और 670 डेथ्स। ठीक है, ये एक्चुअल में डेथ है ना, सब्जेक्ट बना दिया इसने। अगर इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो यहां पे आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए आर, है ना। अगर यहां पे लिख देते टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, तो नंबर के साथ में हम इज नाम का सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं। याद है ना आपको, द नंबर के साथ में इज आएगा, अ नंबर के साथ में आर आएगा, द नंबर सिंगुलर वर्ब, अ नंबर प्लूरल वर्ब। याद है ना फॉर्मूला। अगर डेथ्स लिख रहा है ये आर्टिकल वाला तो यहाँ पे इज लिखना चाहिए। ये गलती इसने खुद ने की हुई है, मैंने नहीं की। अगर यहाँ पे इज लगाना था तो इसकी जगह आर लगाता डेथ्स के साथ में, और अगर इज ही लगाना है तो फिर यहाँ लिख देता टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, तो फिर नंबर की वर्ब इज हो सकती थी। यहाँ भी एक एरर रखी हुई है। चलिए अब फटाफट से अपने क्या आज के क्विज को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा आपसे वायलेंस ऑफ द पैंडेमिक जो फ्रेज है ये क्या इंडिकेट करता है, इसका क्या मीनिंग है। इजी है भाई, सब लोग कर सकते हो मेरे ख्याल से। वायलेंस का मतलब है कितनी तेजी से पैंडेमिक फैलती है, कितना इसका तेजी से फैलाव होता है, कितनी ये जानलेवा है। तो साइज ऑफ द वायरस की बात नहीं हो रही, नए वेरिएंट की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कंटेजियसनेस की। कंटेजियसनेस मतलब कौन सी चीज़ कितनी फैलने वाली चीज़ है ना, कंटेजियस है। तो बीमारी के फैलाव की जो कंटेजियसनेस है ना उसकी बात की जा रही है वायलेंस से। सी आपका आंसर बनेगा, है ना। जिस बीमारी की वायलेंस ज़्यादा होगी वो बीमारी और तेज़ी से फैलेगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें मिलेंगी 3 एरर्स। आराम से पढ़ लो, लंबा सेंटेंस है। 3 एरर्स आपको मिल सकती हैं यहाँ पे और यहाँ पे। हिंट मैंने आपको दे दी है, एरर्स को ढूंढ लो। 5वें में आपसे वन वर्ड पूछा है, अचानक से होने वाला कोई वायलेंट सा ट्रबलसम इवेंट हो, किसी चीज़ की बहुत वायलेंस के साथ में अचानक से झटके से शुरुआत हो, तो उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ किया जाता है। करवा चुका हूँ मैं आपको आर्टिकल में, इसका आंसर आप मेरे ख्याल से निकाल ही लोगे। 6वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है इस सेंटेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो भाई आप इंप्रूव तो आपको ही करना है, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ कॉन्सेप्ट। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट का कुछ गुंजाइश मिल सकता है। 6 क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के लेक्चर के फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लासेस कल से रेगुलर शुरू करेंगे। घर में इमरजेंसी है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीक में 7 में से 5 दिन आपकी क्लास एटलीस्ट हो। अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो,
कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।